Hello everyone, my cute little Wangshan family. हम द अनटोल्ड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. वींग ने अपनी बेटी को वहीं वांगजी ने अपने बेटे को गोद में लेकर हॉल में प्रवेश किया जहां नामकरण संस्कार होने वाला था. शाही पुजारी पवित्र अग्नि के पास बैठे थे. प्राचीन मंत्रों के जाप पूरे कमरे में गूंज रहे थे जिससे समारोह के लिए दिव्य आशीर्वाद की कामना की जा रही थी. वांगजी वींग के साथ बैठ गया. वींग साथ बैठे अपनी आंखें बंद कर लिया और देवी देवताओं के आशीर्वाद और दूसरे मौके के लिए धन्यवाद दिया. कुछ समय में शाही पुजारी ने मंत्रोच्चारण और सविष्ठान पूरे किए. जुड़वा बच्चों की छोटी कलाइयों पर लाल और सुनहरे धागे बांधे गए. शाही पुजारी ने कहा, किंग, हमारे राजकुमार और राजकुमारी लान का नाम क्या होगा? वांगशियान ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए. फिर वींग ने शांत और ऊंची आवाज में कहा, हमारे बेटे का नाम लान सिजोई रखा जाएगा. लान सिजोई. वांगजी ने स्थिर किंतु गर्वपूर्ण स्वर में अपने सर को हिलाया. यह लान युवान नहीं है. युवान नाम मेरे युवान के लिए आरक्षित है और मुझे पता है वह निश्चित रूप से मेरे बेटे के रूप में फिर से मेरे पास आएगा. तभी सम्राट कुरन ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, वह मेरा पोता है, इसीलिए मैं उसका नाम अपने दिवंगत पिता के नाम पर रखना चाहता हूँ. वींग ने एक आह भरी और वही बहाना बनाने वाला था जो उसने पिछले जन्म में दिया था. तभी वांगजी ने मम्बल किया, इस ओल्ड मैन के पास और कोई काम नहीं है. यह रिटायर्ड होने चला है और ये बेकार की बातें सोच रहा है. वही वींग, उसने सब कुछ सुना. वांगजी ने तेजी से सम्राट कुरन से कहा, पिताजी, हमने यह नाम बहुत पहले ही तय कर लिया था. तो अगर आपको सचमुच यह नाम पसंद है तो मैं आपके लिए एक पत्नी ढूंढूंगा ताकि आप और बच्चे पैदा कर सको और यह नाम रख सको. वांगजी की बातें सुनकर हॉल में उपस्थित सभी लोग हंस पड़े. इस बीच सम्राट ने अपनी आईज रोल की. वहीं मैडम लान उनकी नजरें अपनी मदर इन लॉ से मिली. वांगजी को अपने माता पिता के रिश्ते की गतिशीलता का पता नहीं था. उसने बस यही सोचा कि उसकी माँ कुछ शारीरिक समस्याएं हैं जिसके कारण उनके और बच्चे नहीं हुए और लान साम्राज्य का वह एकमात्र उत्तराधिकारी बन गया. बेशक सम्राट लान कुरन ने अपने पिता पर नाम रखने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि वे अपने पिता की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने मूल रूप से उनके प्रेम जीवन को बर्बाद कर दिया. अगली पीढ़ी के पूर्वजों का नाम देना परंपरा है, सम्मान के रूप में. तभी वींग ने कहा, पिताजी, अगर हमने दादाजी के नाम के अनुसार इसका नाम वही रखा तो आप इसे कैसे पुकारेंगे? ये रिस्पेक्टफुल नहीं होगा. वहीं कुरैन थोड़ा चुप रहे क्योंकि इस मुद्दे पर उनका कोई दृढ़ निश्चय नहीं था. तभी रानी डुगोगेर ने कहा, तुम इसकी परवाह मत करो आई, तुम दोनों नामकरण समारोह जारी रखो. रॉयल पेज ने तेजी से नाम लिया, लान सिजोई. फिर उन्होंने राजकुमारी की ओर देखा और कहा, हमारी राजकुमारी का क्या नाम होगा हिजाइनस? वांगजी, उसकी आंखें खुशी और प्रसन्नता से चमक रही थी. उसने कहा, लान बाइलो. नामकरण समारोह पूरा होने के बाद सभी लोग एकत्रित हुए और छोटे राजकुमार और राजकुमारी को उपहार और आशीर्वाद देना शुरू कर दिया. यानली भी आई और उसने वींग को गले लगाया और कहा, आई. नहीं जियांग चिंग. उसने सिजोई और बाइलो को एक छोटी सी तलवार दी और ट्विंस ने तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसे उत्सुकता से देखने लगी. वींग ने उनकी ओर देखा और कहा, गगा ये. तभी चिंग ने कहा, वाह आई, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं. देखो हमारी छोटी राजकुमारी कितनी खुश होकर मुस्कुरा रही है. तभी यानली ने भी कहा, निसंदेह हमारे प्यारे राजकुमार और राजकुमारी आनंद और खुशी की किरण है. वींग बस मुस्कुराया. कुछ देर बाद वींग अपनी कोमल मुस्कान के साथ खड़े होकर अपनी प्यारी बेटी को गोद में लिए हुआ था और रिश्तेदार से बात कर रहा था. तभी एक रिश्तेदार ने अपनी उत्साही आवाज में कहा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ क्वीन, आपकी बेटी जिस राज्य में विवाह करेगी वह राज्य समृद्धि और खुशहाली से भरपूर हो जाएगा. वींग ने सर को नोट किया और विनम्रता से मुस्कुराया. तभी दूसरे रिलेटिव ने कहा, हाँ, इसकी उज्जवल और दीप्तिमान मुस्कान तो देखिए. उसने वायलू की ओर देखते हुए कहा. इससे पहले कि वींग जवाब दे पाता, एक गहरी आवाज बातचीत को बाधित कर दिया.
जी ने अपनी कठोर आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी सर। इस तरह चौंके। वांग जी करीब आया। उसकी नजरें खतरनाक तरीके से उन रानियों पर पड़ी। उसने अपनी कोल्ड टोन में कहा, मेरे 1.5 महीने की बेटी की शादी पर चर्चा करने से पहले आप दोनों दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती और ये सब अनुभव खुद क्यों नहीं लेती? वहीं विंग ने पांची को बढ़ते गुस्से को भांपते हुए उनके बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। वांग जी ने वाइलू को धीरे से विंग की बाहों से लिया और अपनी बेटी को सुरक्षात्मक पूर्वक पकड़े रखा और उन मेहमानों को एक आखिरी नजर डालते हुए वहां से चला गया। विंग ने उन मेहमानों की ओर देखा और कहा, प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानिए। रिश्ते तर्जोर से मुस्कुराए और बोले, कोई नहीं क्वीन। विंग ने कहा भरी और वांग जी को खोजने का फैसला लिया। उसने बगीचे में वांग जी को देखा, जहाँ जियांग जिंग वांग जी के साथ सिजोई को पकड़े हुए खड़ा था। वह वांग जी, उसका पूरा ध्यान उसकी छोटी सी बेटी पर टिका हुआ था। तभी विंग ने वहां पर आकर एक डांटने वाले स्वर में कहा, वांग जी, मेहमानों के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है? तो वांग जी ने भी कहा, तो क्या तुम सचमुच मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं खड़े रहूं जबकि वे रानी मेरी बेटी की शादी की योजना बना रही है, जबकि वे अभी 2 महीने की भी नहीं हुई। उन्हें तो उसकी शादी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वहीं विंग ने जाते हुए कहा, तुम इम्पॉसिबल हो। जी ने गहरी सांस ली। उसने मन में सोचा, आइन को अचानक गुस्सा क्यों आ गया? क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? वहीं जियांग जिंग अपनी हंसी दबा रहा था। वांग जी ने उसकी ओर देखा और बोला, और आखिर इसमें इतना मजेदार क्या है? तो चेंग ने कहा, ओ, अब तुम्हें इससे निपटते हुए देखने में बहुत मजेदार होगा लान वांग जी। मैंने आइन को अन्य लोगों से बचाने के लिए कई साल बिताए, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें संघर्ष करते हुए देखने के लिए उत्सुक हूँ। जब बाइलू बड़ी हो जाएगी और एक दिन अपने लवर को लेकर तुम्हारे पास आएगी। यांग चिंग ने ये सब कुछ शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। वहीं वांग जी एकदम फ्रोज हो गया। चिंग ने सुजोई को अपनी बाहों में लेकर वहां से चला गया और वांग जी वहीं खड़ा अपने विचारों में खोया छोड़ दिया। वांग जी ने वाइलियो की ओर देखा, उसकी और देखकर हंस रही थी। उसके छोटे हाथ हवा में लहरा रहे थे। वांग जी ने अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, देखो मेरी प्यारी राजकुमारी, कैसे हर कोई तुम्हारे पिता को पहले से ही परेशान कर रहा है। वहीं वाइलू जो चमकती आंखों से खिलखिला रही थी, जी ने वाइलू को अपने हार्ट के ओर का लिप किया और विस्पर करते हुए कहा, यह सही है, मेरी राजकुमारी हमेशा के लिए अपने पिता के पास रहने वाली है। वांग जी ने अपने मन में सोचा, मेरी राजकुमारी मेरी बेटी है और वह किसी की पत्नी नहीं होगी या होगी। जुड़वा बच्चों का नामकरण और आशीर्वाद समारोह पूरा हो गया। अब सिजोई और वाइलू सो गए। बच्चों को उनके पिता द्वारा उपहार दिए गए विशेष रूप से बनाए गए पालने में डाल दिया गया। मिंजी और यूरी बच्चों को वापस विंग के कक्ष में ले गए क्योंकि वो सो रहे थे और सभी लोग राज्याभिषेक समारोह के लिए शाही दरबार कक्ष में चले गए। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से सिंहासन की ओर चढ़ा। वांग जी ने पूरे दरबार को देखा, जो सभी अतिथियों, परिवारजनों, मंत्रियों तथा साम्राज्य की प्रजा से भरा हुआ था। मंत्रियों ने खुद का सर झुकाया, वही रॉयल रक्षक ने भी सर झुकाया और सभी ने एक साथ कहा, महामहिम आपकी जय हो। शाही पुजारी ने कहा, क्वीन, किंग, आप राज सिंहासन पर बैठिए। वांग जी था जिसने सबसे पहले अपना मुकुट उतारा और सिंहासन पर बैठ गया। उसने अपना पिछला मुकुट उतारा और वो भी वांग जी के बगल में बैठ गया। तभी शाही पुजारी ने कहा, अब आप सम्राट कहलाएंगे। सम्राट कुरैन ने अपना मुकुट लिया और वांग जी के सिर पर रख दिया और कहा, मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आप सिर्फ इस रान साम्राज्य के सम्राट नहीं हैं, आप हमारे साम्राज्य की जनता के लिए पिता समान हैं। आप पर उनकी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें निराश नहीं करेंगे लान वांग जी। वांग जी ने अपनी दृढ़ और गहरी आवाज में कहा, निश्चिंत रहें पिताजी, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने लान साम्राज्य की रक्षा करूंगा। सभी मंत्री और सामान्य लोग आदरपूर्वक झुके और कहा, सम्राट लान वांग जी को बधाई हो, सम्राट लान वांग जी को बधाई हो। सब खुश होकर चिल्लाने लगे। तभी शाही पुजारी ने महारानी जेनेलिया को
विंग के सर पर मुकुट रखने के लिए बुलाया। वही मैडम लान उठ खड़ी हुई पर अपनी जगह से हिली तक नहीं। जेनेलिया ने अपनी शांत आवाज में कहा, आमतौर पर पूर्व महारानी अपना ताज नई महारानी को सौंप देती है। फिर उन्होंने जोर से कहा, तो मैं यहाँ हमारे पूर्व सम्राट लान कुरैन की सच्ची महारानी लान हुआ का स्वागत करती हूँ। शाही दरबार के अंदर लान हुआ अंदर आई। लान हुआ को देखकर लान कुरैन थोड़ा शॉक्ड हुए। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वही लान हुआ वह अपने प्रेमी और पति की आंखों में नमी नहीं देख सकती थी। वही लान वांगजी थोड़ा भ्रमित था और उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता था। मेहमान नई घटनाओं से भ्रमित थे, जबकि कुछ मंत्री जो सम्राट कुरैन के विवाह पूर्व प्रेम के बारे में जानते थे, वे भावी रानी की वास्तविक महारानी के रूप में प्रवेश करते देख आश्चर्यचकित थे। वही वांगजी वो अपने पिता और इस अज्ञात की ओर देखा और फिर अपनी माँ की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, पर जेनेलिया ने वांगजी को संकेत किया कि वे बहस ना करे। वांगजी ने अपनी माँ की खातिर अपने पिता से कोई सवाल नहीं पूछा और अन्य लोगों ने भी समारोह की खातिर कोई सवाल नहीं किया। वही विंग हैरान था। उसने अपने मन में सोचा, असली महारानी का मतलब है पिता की पहली पत्नी। मुझे अपने पिछले जन्म में इसके बारे में क्यों नहीं पता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महारानी जेनेलिया पिता की पहली पत्नी को वापस महल में ले आई। ये अविश्वसनीय है। वहीं लैन हुआ जब सीढ़ियों को चढ़ी और विंग के सिर पर मुकुट रखा। विंग ने लैन हुआ को देखा और उसे उनके साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उसने अपने मन में सोचा, क्या मैं इस महिला को पहले से जानता था। वहीं सभी लोग, मंत्री और रॉयल चक्स खुशी से चिल्लाए, महारानी विंग आपकी जय हो, आप अमर रहे। सभी बहुत खुश थे। राजाभिषेक समारोह अच्छी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन शाही परिवार ने एक नए मोड़ के साथ इधर इनर हॉल में आज रात की घटना पर चर्चा करने के लिए लान परिवार इनर हॉल में एकत्रित हुआ है। हर किसी के अपने प्रश्न और भ्रम थे। वांगजी ने पूछा, यह सब क्या है पिताजी? अगर आपकी पहली पत्नी थी तो किसी ने इस बारे में बात क्यों नहीं की? तभी लैनली ने कहा, क्या तुम इसका कारण जानना चाहते हो लंजा? वांगजी ने नोट किया तो लैनली ने वांगजी को सब कुछ बता दिया। लैन हुआ वह है जिससे तुम्हारे पिता विवाह करना चाहते थे, लेकिन आपके दादाजी ने शराब के नशे में आपके नाना को जो वादा किया था उसके कारण वे ऐसा नहीं कर सकते। आपके पिता ने वास्तव में अपने पिता के वादे का सम्मान करने के लिए आपकी माँ से शादी की, लेकिन वे अपने जीवन को नष्ट करने के लिए उनसे नाराज भी हैं। यही कारण है कि उन्होंने आपकी माँ से सगाई करने से पहले लैन हुआ से शादी की और तुम्हारी माँ से किया गया उसका वादा सब कुछ जटिल कर देता है। लेकिन लैन हुआ नहीं चाहती थी कि जिस घर में वह रहना चाहती है वह युद्ध का मैदान बन जाए, इसीलिए वह चली गई और उसने तुम्हारे पिता से उसके प्रति अपने प्यार की कसम खाने को कहा कि वह उसकी तलाश नहीं करेगा। तभी मैडम लान ने भी कहा, वह अभी भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहती हूँ और वह इसके लायक थी लंजा। मैं ही दोषी हूँ। शायद मैं बहुत स्वार्थी हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे पिता से वह वादा लिया। वांगजी खुलासे से स्तब्ध था। वहीं विंग वांगजी की माँ के इस बिहेवियर से आश्चर्यचकित था। तभी वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी आपने ये ठीक नहीं किया। सभी ने सोचा कि वांगजी अपनी माँ का जिक्र कर रहा है। वांगजी ने अपने सीरियस वॉइस में कहा, मैं सोच भी नहीं सकता एक घुमक्कड़ के रूप में उनका जीवन कितना कठिन रहा होगा। एक जगह से दूसरी जगह भटकना और जीवित रहने के लिए अलग अलग काम करना, खासकर एक राजकुमारी के लिए जिससे जीवन भर लाड़ प्यार दिया गया हो, वह एक आपदा होती है। वही कुरैन हैरान थे। लैन हुआ भी आश्चर्यचकित थी और उसकी आंखें नम हो गई। मैडम लैन भी हैरान थी, पर लैनली उसके ओठों पर एक मुस्कान आ गई। विंग ने भी वांगजी के साथ स्वीकृति में सिर हिलाया। वहीं लैन हुआ की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब उसे लगा उसका एक बेटा है जो उसकी चिंता करेगा। वहीं लंजा की माँ को राहत महसूस हुई कि उसके बेटे ने
लैन हुआ को यहाँ लाने के उसके फैसले का विरोध नहीं किया और बाद में उसके प्रति दया दिखाई। वहीं वांगची के पिता, जो शुरू से अपने प्यार को देखकर गहरे अफसोस, अपराध बोध और खुशी में डूबे हुए थे, एक ऐसे बेटे के लिए आभारी महसूस कर रहे थे जो पक्षपात पूर्ण नहीं है। तभी लैनी ने कहा, एक और बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए लंजा, खासकर विंग। विंग ने कंफ्यूज होकर उन्हें देखा। बुशन, लैन हुआ तुम्हारी आंट है। यह तुम्हारे पिता की बड़ी बहन है। इस नए खुलासे से हर कोई हैरान रह गया। वहीं विंग, उसने शॉक्ड होते हुए कहा, ग्रैंड माँ, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरे पिता की बात छोड़िए, मेरे दादा के भी कोई चचेरा भाई नहीं था, तो यह कैसे हो सकता है? तो ग्रैंडमा लैन ने भी कहा, नहीं विंग, तुम्हारी दादा की एक बड़ी चचेरी बहन थी, लेकिन वह घर से भाग गई थी। यानी आपके दादा के घर वालों ने उसे अपने परिवार से निकाल दिया था और किसी को भी इसके बारे में बात करने से मना कर दिया। इसीलिए ना तो आपकी माँ को और ना ही आपको पता है कि आपका कोई पारिवारिक रिश्तेदार है। तो विंग ने पूछा, फिर आपको इसके बारे में कैसे पता चला? रानी ड्वेगर थोड़ा सा हंसी और कहा, तुम्हारी दादी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जब हम साथ पढ़ते थे, मैं उन दोनों को उस समय से जानती हूँ। फिर किसी कारण हमारा एक दूसरे से संपर्क टूट गया। तभी लानकुरैन ने कहा, माँ, क्या इसीलिए आपने मुझसे विंग की दादी के बारे में पूछा था? रानी ड्वेगर ने कहा, मुझे संदेह था, लेकिन आपकी बात और किसी और के व्यवहार ने मुझे सब कुछ समझा दिया। उन्होंने वांगजी की माँ की ओर देखा। हालांकि विंग बहुत सदमे में है, लेकिन अंदर ही अंदर वे बहुत खुश है। वह अकेला नहीं है, उसके साथ उसके करीबी परिवार का कोई सदस्य भी है। उसने अपने मन में कहा, क्या इसीलिए मुझे इस महिला के साथ किसी प्रकार का अपनापन महसूस हुआ? यह मेरी आंट है। हैरान हुआ। वो अपनी आंसू भरी आंखों के साथ विंग की ओर चली। वो कुछ कहना चाहती थी पर कुछ नहीं कह सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने विंग को गले लगा लिया। विंग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने भी लैन हुआ को अपने गले से लगा लिया। विंग और लैन हुआ ने थोड़ी देर बात की और फिर वांगजी के साथ विंग चला गया। इस दौरान लानकुरैन ने हुआ की ओर देखा और कहा, आई एम सॉरी। वहीं लैन हुआ ने भी अपनी कोमल और वार्मनेस भरी आवाज से कहा, ऐसा मत करो गुरैन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी इच्छा से चली गई और मुझे खुशी है कि आपके पास इतना जिम्मेदार और समझदार बेटा है। वहीं गुरैन ने फिर अपनी अफसोस भरी आवाज में कहा, इतने सालों तक तुम कहाँ थी? तुमने इतना कुछ सहा, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे सच में बहुत दुख है। लैनुआ ने अपनी हेल्पलेस वॉइस में कहा, गुरैन। तभी लैनी ने अपनी गरिमापूर्ण आवाज में कहा, वह मेरे साथ रह रही थी गुरैन। लैन ने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा। तभी लैनी ने कहा, हमारी मुलाकात महज एक संयोग है, लेकिन मैं लैनुआ के फैसले का भी सम्मान करती हूँ, इसीलिए मैंने उसका ठिकाना तुम्हें नहीं बताया। यदि मुझे जेनेलिया के शब्दों और आंखों में सच्चाई और कोई अन्य योजना नहीं दिखती, तो मैं उसे लैनुआ का पता कभी नहीं बताती। जेनेलिया का अपना पूरा जीवन चालाकी और दूसरों को चोट पहुंचाने में बीत गया, लेकिन हर किसी के पास अपना विकल्प होता है और मैंने पहली बार उसे कुछ सही करते देखा। वहीं जेनेलिया ने सर से नीचे देखा। तभी लैनी ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें समय रहते होश आ गया जेनेलिया, वरना समय तुम्हें समझा देता और तुम्हारे लिए यह और भी दर्दनाक होता। फिर उन्होंने जेनेलिया और लैनुआ की ओर देखा और कहा, चूंकि आप दोनों सहमत हो गए हैं, इसीलिए मुझे आशा है कि लैन परिवार का सामंजस्य फिर से बाधित नहीं होगा। अब से जेनेलिया और लैनुआ को अलग अलग कक्ष में रहना होगा और यह कुरैन की पसंद होगी कि वह किसके साथ समय बिताना चाहता है। दोनों ने ही अपना सर नोट किया। तभी लैनी ने कहा, अब मैं आराम करने जा रही हूँ, और वहां से चली गई। वहीं जेनेलिया ने अपने मन में सोचा, मुझे भी अजीब लग रहा है, और वह भी वहां से चली गई। लानकुरैन और लैनुआ मुस्कुराए और एक दूसरे को गले लगा लिया। कुरैन लैनुआ के साथ सोफे पर बैठ गए। वे एक साथ सोफे पर बैठे अलग अलग रहने के दौरान वो अपने जीवन के बारे में बताया। लानकुरैन ने लैनुआ
को वांग जी, विंग और अन्य लोगों के बारे में बताया जिनके बारे में उसने पूछा था। वहीं इस दौरान उसने अपने कपड़े बदले, जुड़वा बच्चों को खाना खिलाया और फिर उन्हें पालने में डाल दिया। वांग जी ने भी फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े बदले और अंदर आया। वो बिस्तर पर बैठ गया। वहीं वांग जी के कंधे पर झुक गया तो वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया। इधर विंग अपनी गहरी सोच में खोया हुआ था। यह जीवन मेरे पिछले जीवन से अलग है। पिछले जीवन में लंजा की माँ ने कभी भी आंटी लाइनहुआ के बारे में किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि पिता ने भी वांग जी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। हालांकि मैं अपने और वांग जी के रिश्ते की आपदा से उभर चुका हूँ, लेकिन मैं अब और भरोसेमंद और शांत व्यक्ति नहीं रह सकता। मैं एक माँ हूँ। मुझे अज्ञात आंतरिक और बाहरी दुश्मनों को किसी भी साजिश से रोकने के लिए दोहरी सतर्कता बरतनी होगी। मैं लंजा की माँ पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह अच्छी हो जाए तो यह एक अच्छी बात है। अगर उन्होंने अब मेरे खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश की तो मैं उस पर सिर्फ इसलिए कोई दया नहीं दिखाऊंगा कि वे लंजा की माँ है। कभी नहीं। इस जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, फिर उनके शत्रुओं में भी परिवर्तन हो सकता है। मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है। वांग जी ने विंग को इतनी गहरी सोच में देखा तो अपने मन में सोचा, यह फिर क्या सोच रहा है? शायद ये अभी भी आज जो हुआ उस बारे में सोच रहा है। इस यादगार दिन में वे अपना समय एक दूसरे के बारे में सोचते हुए बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उसने कहा, आई। वहीं विंग ने वांग जी की ओर देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या? तभी वांग जी ने कहा, क्या आप आज जो हुआ उसके बारे में चिंतित हो? अगर ऐसा है तो उस मामले पर ज़्यादा मत सोचो और हमारा दिन खराब ना करो। ये उनका निजी मामला है, इसीलिए इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसने विंग को गले लगाया। तभी विंग ने कहा, इससे पहले आप उन कठिनाइयों के बारे में बात करें जिनसे आंटी लाइनहुआ गुजरी होंगी, लेकिन क्या तुम्हें अपनी माँ और उनकी भावनाओं की चिंता नहीं है? या क्या तुम्हें अपने पिता पर गुस्सा नहीं आता क्योंकि उन्होंने तुम्हारी माँ को धोखा दिया? वांग जी धीरे से मुस्कुराया और बोला, सबसे पहले रानी माँ यानी कि लाइनहुआ को यहाँ लाने का निर्णय मेरी माँ का था। और दूसरी बात, मुझे पिताजी पर गुस्सा आता है मेरी माँ के प्रति उनके विश्वासघात के लिए नहीं, बल्कि रानी माँ के प्रति उनके अन्याय के लिए। विंग शॉक्ड हो गया। वहीं वांग जी ने विंग के हाव भाव पर हंसा और उसकी ओर झुककर उसके होठों पर धीरे से वाइट कर लिया। विंग थोड़ा सरप्राइज हुआ और वांग जी ने विंग के इस रिएक्शन पर चकल किया एंड उसने विंग के लिप पर सॉफ्टली किस किया। विंग थोड़ा सरप्राइज था। उसने वांग जी के आर्म पर प्लेफुली स्लैप किया और वांग जी हंसने लगा। तभी विंग ने उसे चुप रहने को कहा और अपनी धीरे और धमकी भरी आवाज में कहा, हंसो मत, बेबी जाग जाएंगे और अगर वो जाग गए तो तुम ही उन्हें सुलाओगे। वहीं वांग जी उसकी हंसी बंद हो गई। उसने कहा, मुझे पता है कि आप कितने सरप्राइज हो, लेकिन मेरे पास उनके अपने कारण हैं। तो विंग ने पूछा, क्या कारण है? तो वांग जी ने कहा, हालांकि पिताजी ने मेरी माँ को धोखा दिया, फिर भी वह अब तक एक खुश और संतुष्ट जीवन जी रही हैं। मैंने उन्हें इतने सालों में कभी दुखी नहीं देखा, सिवाय इस समय वे जब हमने शादी की थी, क्योंकि उनके पास अलग विकल्प थे। लेकिन दूसरी ओर रानी माँ के पास कोई विलासिता नहीं थी, कोई प्रियजन नहीं था। उसे भी जीवन, विवाह और अपने पति की सब कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, लेकिन वे सब अधूरी रही। उदाहरण के लिए अपनी बेटी को ही ले लीजिए। मैं उसके लिए दुनिया की सारी खुशियाँ चाहता हूँ और उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। नहीं चाहता कि बिना किसी मंजिल के भटकती हुई जिंदगी जिए, खास तौर पर बिना किसी लग्जरियस ट्रीटमेंट के जिसके साथ वो वर्षों तक पली बढ़ी है। इसीलिए उनकी पीड़ा ने मुझे अधिक प्रभावित किया। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। वहीं विंग ने वांग जी के दृष्टिकोण को समझा। वांग जी को एक बेटे से ज्यादा एक माता पिता के रूप में सोच रहा हूँ। तभी वांग जी ने अपनी कर्कश और भावुक आवाज में कहा, विंग, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मैंने अपने पहले बच्चे को याद में एक सार्वजनिक घर और अनाथालय बनाने के बारे में सोचा है। यह सभी भटकने वाले और यात्रियों के लिए आश्रय के रूप में काम करेगा और उन्हें भोजन भी प्रदान करेगा।
अनाथालय के लिए हम उन्हें शिक्षा के साथ साथ भोजन और आश्रय भी उपलब्ध कराएंगे ताकि वे अच्छे इंसान बने और समाज में अच्छा योगदान दे सके। पिंग ने अपना सर हिलाया और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। हो सकता है कि जुड़वा बच्चों को अपने माता पिता के परेशान मूड के बारे में पता चल गया, इसीलिए वो दोनों रो पड़े और माता पिता का ध्यान भटकाने में सफल हो गए। इधर जेनेलिया ने जब अपने कक्ष में प्रवेश किया तो शाही नौकरानियां महारानी डोबेगर के आदेशानुसार पिछली रानी यानी कि वांगजी की माँ का सामान पैक कर रही थी। जेनेलिया ने ये सब देखा पर उसने कुछ भी नहीं कहा। हालात बदल गए हैं। भले ही जेनेलिया अपने पति की देखभाल और ध्यान साझा नहीं करना चाहती, उसे यह करना ही था। और प्यार के बारे में यह तो शुरू से ही उसका अपना था ही नहीं। लान कुरैन ने पहले ही तय कर लिया था कि वांगजी को गद्दी सौंपने के बाद वे रिटायर हो जाएंगे और शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब वे अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने जा रहे हैं जब तक कि आपातकालीन युद्ध जैसी कोई स्थिति की ज़रूरत ना हो। और अब लैनहुआ भी उनके जीवन में आ गई है, इसीलिए वांगजी के पिता अपने रिटायरमेंट जीवन का पूरा आनंद लेने का समय है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।